सुपर हीरो मूवीज के दिन गए। ये जॉनरा अपनी आखिरी सांसें ऐसे गिन रहा है जैसे पानी से निकली मछली, पर अब ये मछली फ्राई होने वाली है। मार्वल स्टूडियोज की पिछली 4 में से 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। डीसी ऑलरेडी अपना एक्सटेंडेड यूनिवर्स बंद करके अपनी सारी उम्मीदें सुपरमैन पर टिकाए बैठा है, पर सुपरमैन के बाद जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें ऑडियंस का इंटरेस्ट उतना ही है जितना नए फोन के आने के बाद पुराने फोन में रहता है। पर देखो, मार्वल के पास अभी भी मौका है, पर ऑडियंस का पेशेंस दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। और आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है, जहां हम आपको बताएंगे कि इस डाउनफॉल का रीजन क्या है और लोगों का चिढ़ना कितना वैलिड है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस में हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल फेलियर। तो मल्टीवर्स सागा के फेलियर को समझने के लिए पहले हमें इन्फिनिटी सागा के सक्सेस को समझना होगा। इन्फिनिटी सागा चला 2008 से लेकर 2019 तक। पूरे 11 साल लगे एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स असेंबल को ऑसम बनाने के लिए, जबकि मल्टीवर्स सागा जो कि इन्फिनिटी सागा से भी ग्रैंड फील होना चाहिए था, उस ग्रैंडनेस को मार्वल 8 साल यानी 2027 के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अचीव करना चाहता है। तो नंबर वाइज दोनों ही सागा 3-3 फेजेस की हो रही है, पर जो टाइम फ्रेम है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। पर इस स्ट्रक्चरल फेलियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टाइम फ्रेम भी नहीं है। यहाँ बेशक मूवीज इन्फिनिटी सागा की आधी हो, पर बीच में कई सारी टीवी सीरीज भी है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टीवर्स सागा की कंपोजिशन। इन्फिनिटी सागा में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा क्लियर थे कि उन्हें एक स्पेसिफिक सागा के अंदर किन कैरेक्टर्स को रखना है और उनकी स्टोरी क्या होगी और उनकी मूवी किस और स्टेक्स को बिल्ड करेगी। इन्फिनिटी सागा में सारे डायरेक्टर्स और स्टूडियो को ये क्लियर होता था कि उन्हें फेज के एंड में यानी एवेंजर्स मूवी में किन किन कैरेक्टर्स को रखना है और फिर उसी हिसाब से उस फेज में उन कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट दिया जाता था। पर ये चीज पूरी तरह बर्बाद हो गई मल्टीवर्स सागा में। आप नोटिस करो, इन्फिनिटी सागा ने सबसे पहले सेटअप किया अपनी ट्रिनिटी को। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर तीनों को अपनी अपनी ट्रिलॉजी दी गई 3 फेजेस में, जिससे पता चला कि कौन लीड करेगा एवेंजर्स को और खड़ा होगा एंड में थैनोस के आगे। पर मल्टीवर्स सागा में सिर्फ स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी पूरी हुई, जिसके राइट्स मार्वल के पास है भी नहीं जो उस पर वो पूरी तरह कैपिटलाइज कर पाए। स्पाइडरमैन के अलावा यहाँ थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन मार्वल थे, जिन पर फोकस रखते हुए उन्हें एस्टैब्लिश किया जा सकता था नेक्स्ट ट्रिनिटी या लीडर्स की तरह। ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें एक्चुअली फंडामेंटल कैरेक्टर्स होने चाहिए थे इस मल्टीवर्स सागा में, और हर फेज में एटलीस्ट इनके एक प्रोजेक्ट होने ही चाहिए थे, ताकि इनकी स्टोरीज उस ग्रेटर थीम को कैरी करती जो कि अल्टीमेटली मल्टीवर्स सागा का कल्मिनेशन होता। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रिनिटी कंप्लीट होती दिख रही है, क्योंकि अभी फेज 6 में उनकी एक मूवी सामने आएगी, पर सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की ट्रिलॉजी देते हुए आप सागा कैसे लीड करवा सकते हो। ऊपर से एक नॉर्मल एवेंजर्स मूवी का हर फेज के एंड में ना होना मार्वल को खोखला करता जा रहा है, और ये मार्वल को अभी तक समझ नहीं आया। मैंने इस बारे में अपनी डियर मार्वल वाली वीडियो में भी बात करी है कि एवेंजर्स मूवी सिर्फ ऑसम असेंबल नहीं होती, बल्कि वो एक साथ 5-6 कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, और यही चीज फिलहाल मल्टीवर्स सागा से मिसिंग है। पर स्ट्रक्चरल फेलियर का रीजन इससे भी बारीक प्रॉब्लम में छिपा हुआ है, और वो है मल्टीवर्स सागा की थीमेटिक इनकंसिस्टेंसी। अब आते हैं थीमेटिक इनकंसिस्टेंसी पर। अब इतने बड़े शब्द को कहने से मेरा क्या मतलब है, तो कोई भी स्टूडियो टाइम ट्रैवलिंग को बहुत ध्यान से हाथ लगाता है, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग को हाथ लगाने का मतलब है कई सारे लूप होल्स का सामने आना। इसीलिए ज्यादा सेफ बेट होता है डायमेंशनल ट्रैवलिंग, जिसे यहाँ मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं, जो अमेरिका शाविस करती है, जो टीवीए करता है अपने टेम्पैड के साथ, जो पावर लोकी को मिली है टाइम स्लिपिंग में। अब मार्वल ने जब कैंग को मल्टीवर्स सागा का विलन कहा लोकी सीरीज के बाद, तो उस पॉइंट पर मार्वल टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग दोनों के साथ छेड़खानी कर चुका था, क्योंकि कैंग को अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग यूनिवर्स में दिखाना था। पर ये सेटअप मार्वल ने तुरंत कैंसिल कर दिया एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के ठंडे रिस्पांस और जोनाथन मेजर्स के कांड के बाद। तो इतने कम्प्लेक्स थीम को सामने रखने के बाद उस प्लान को तुरंत शिफ्ट करना मल्टीवर्स सागा को भारी पड़ा। इस शिफ्ट में प्रोजेक्ट्स रश्ड और इनकंसिस्टेंट फील होने लगे, जिसकी वजह से फैंस बोर होने लगे। जहां एक वक्त था कि मार्वल फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लगाए खड़े रहते थे, वहां पहली बार ऐसा हुआ कि मार्वल फैंस ने मूवी स्किप करना शुरू कर दिया। पर मार्वल अपने स्ट्रक्चरल फेलियर और थीमेटिक इनकंसिस्टेंसी जैसी फंडामेंटल गलतियों को करने के बाद भी रुका नहीं। मार्वल ने ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में डिज्नी प्लस सीरीज की बारिश कर दी। अब बात करते हैं इनकोहेरेंस की। मार्वल स्टूडियोज 2021 की जनवरी से
सामने लेकर आया उनकी डिज्नी प्लस सीरीज। उस पूरे साल आपको ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई मार्वल कंटेंट देखने को मिल ही रहा था। फैंस खुश थे, उनको ऑसम सुपर हीरो मूवीज के साथ वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी जैसी सीरीज मिल रही थी। फिर ये साइकिल कंटिन्यू हुआ 2022 में। उस पूरे साल भी मार्वल कंटेंट ऑलमोस्ट हर महीने आया और ये चीज तब तक हुई जब तक बेचारे राइटर्स खुद सड़क पर नहीं उतर आए। ऊपर से इस कंटेंट की भीड़ में दो चीजें मिसिंग थी, कनेक्शन और कोहेरेंस। यहाँ कुछ सीरीज का सेंस बन रहा था, कुछ का नहीं। कुछ कंटेंट फैंस को अच्छे लग रहे थे, कुछ नहीं। और इसी में सबको समझ आ गया कि डिज्नी अपने स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस की कमाई के लिए मार्वल को निचोड़ रहा है। और एंड रिजल्ट ये हुआ कि मार्वल की इंपॉर्टेंस कम होनी शुरू हो गई। और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो पूरे मल्टीवर्स सागा को सेटअप भी एक सीरीज नहीं किया है, लोकी सीरीज ने। पर बहुत से शोज के कोई मायने नहीं थे, जैसे सीक्रेट इन्वेजन क्यों आया क्यों गया कुछ समझ ही नहीं आया। मून नाइट और शी हल्क जैसी सीरीज सामने आए, पर इनका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये स्टोरीज आगे कैरी होती हुई दिख रही हैं? अगले 3-4 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। वही ये हालत मूवीज के साथ भी दिखी है। एटर्नल्स, थॉर, लव एंड थंडर और दी मार्वल्स को क्यों सामने रखा गया? इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया मल्टीवर्स सागा के लोर में? कुछ नहीं पता। राइटिंग वाइज मार्वल के शोज और कुछ मूवीज बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स राइटिंग डेप्थ खोते जा रहे हैं और मूवीज और शो में कोई सब्सटेंस ही नहीं होता जो लोगों के इंटरेस्ट को हुक करे। आपको हर दूसरे प्रोजेक्ट सेम नजर आएंगे और ये एक्चुअली में बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि एमसीयू की राइटिंग इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि क्वांटमेनिया और दी मार्वल्स जैसी मूवीज के बारे में तो लोग आज भी ये कहते हैं कि मार्वल ने बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए पूरी मूवी बना दी। पर क्या ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ मार्वल के साथ है और डीसी दूसरी तरफ नाच रहा है? ऐसा नहीं है, डीसी भी उसी नाव पर सवार है। तो आइए अब उसकी बात करते हैं। तो अंत की शुरुआत हो चुकी है और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में गिनाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर डीसीयू पर भी लागू हो रहे हैं। हम जानते हैं कि डीसीयू अभी तक सही से शुरू भी नहीं हुआ है, पर कम ऑन गाइस, आप पिछले 17 सालों से सुपर हीरो जॉनरा को देखते देखते इतने एक्सपीरियंस तो हो ही गए हो कि आप इतना तो स्पेकुलेट कर सकते हो कि डीसीयू के पास अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल प्लानिंग और स्ट्रक्चर है ही नहीं। और ये बात कोई हवा में नहीं कही जा रही, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि टेक्निकली जेम्स गन को अभी तक एटलीस्ट डीसीयू के पहले फेज के सारी मूवीज अनाउंस कर देनी चाहिए थी। उन प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट वो कैरेक्टर्स होने चाहिए थे जो फेस ऑफ डीसीयू हो। पर स्ट्रक्चर को देखते हुए जेम्स गन क्या कर रहे हैं? ये लोग पहले क्रिएचर कमांडोज, उसके बाद एक सुपरमैन मूवी और उसके बाद क्या, पीसमेकर सीजन 2, उसके बाद लैंटर्न्स का एक टीवी शो और उसके बाद सुपरगर्ल मूवी और उसके बाद के सारे प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग तक अभी तक तय भी नहीं हुई। तो एक सीजन फैन क्या भरोसा करेगा इनके स्ट्रक्चर पर? वहीं अगर कोई एक नया सुपर हीरो फैन है जो डीसी में इंटरेस्ट लेना चाहेगा तो वो सुपरमैन के बाद क्या देखेगा? पीसमेकर का सीजन 2, ये भी कोई बात है? वहीं आप डीसीयू में अभी तक के अनाउंस प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो सबसे हार्डकोर सीजन डीसी फैंस तक भी नहीं बता पाएंगे कि ये डीसी यूनिवर्स किस ओर जा रहा है। मेरी बात का भरोसा नहीं है तो ये देखो, ब्रेव एंड द बोल्ड, पैराडाइज लॉस्ट, टीन टाइटंस, बूस्टर गोल्ड और स्वैम्प थिंग। डीसी ने अपने इस पूरे चैप्टर का नाम गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स रखा था, पर आप मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चरल थीमेटिक कंसिस्टेंसी ढूंढ कर दिखा दो या फिर एक लोर कोहेरेंस ढूंढ दो। तो डीसीयू का वापस आना कोई अच्छी शुरुआत दिख भी नहीं रहा। वहीं मार्वल तो स्ट्रगल कर ही रहा है। तो अब चाहे आप टेक्निकली कहो, फंडामेंटली कहो, क्रिएटिवली कहो या कमर्शियली कहो, सुपर हीरो मूवीज मोस्ट प्रोबेबली अपने अंत के करीब हैं। एक जॉनरा जो रूल कर रहा था पूरे हॉलीवुड पर, उसकी हालत अभी ऐसी है जैसे मैगी में बिरयानी का टेस्ट ढूंढना और फिर कहना आर्ट है, समझना पड़ेगा। पर देखो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी मल्टीवर्स सागा का एक पूरा फेज बचा है। अभी सुपरमैन मूवी का सामने आना बाकी है। अभी चांसेस हैं पर गलतियों की गुंजाइश नहीं। पर आपका क्या कहना है? क्या अगली सुपर हीरो मूवी आपके लिए लास्ट स्ट्रॉ है या आप अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो? कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।